नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णयों में बिजली खरीदी के भुगतान की सुरक्षा के लिए डायरेक्ट डेबिट मैंडेट व्यवस्था के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा बस्तर फाइटर्स भर्ती और सेवा की शर्तों में संशोधन को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा अन्य निर्णयों के साथ नवा रायपुर अटल नगर में आवंटित भूखंडों और निर्मित परिसरों पर देय ब्याज और अधिभार में राहत प्रदान करते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई। प्रख्यात कथावाचक पंडित देवकी नंदन ठाकुर राजधानी रायपुर पहुंचे। यहां वे 7 दिनों तक कथा करेंगे। इस कथा में प्रवेश के लिए माथे पर तिलक लगाना अनिवार्य किया गया है, जिसे जरूरी बताते हुए कथावाचक पंडित देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि हम अपने संस्कार और परंपराओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। अभी भी कहता हूँ नो तिलक नो एंट्री, क्योंकि तिलक मैं रायपुर के और छत्तीसगढ़ से सबसे निवेदन करूंगा, नो तिलक नो एंट्री। इसका मतलब सीधा सा है अपनी परंपराओं को बढ़ावा देना, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना। हम लोग अपनी संस्कारों को नहीं बढ़ाएंगे, परंपराओं को नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। आज मेरे बच्चे को तिलक लगाने में शर्म आती है, आज मेरे बच्चों को सिखा रखने में शर्म आती, क्यों आएगी भाई। वी आर सनातनी ना, वी आर भारतीय, तो हमें अपने कल्चर पे प्राउड करना चाहिए। पंडित देवकी नंदन ने देश में सनातन बोर्ड के गठन को भी जरूरी बताते हुए कहा कि इससे देश के लाखों मंदिर सरकारी कब्जे से मुक्त होंगे और वहां से अर्जित होने वाली राशि का उपयोग जन कल्याण में हो सकेगा। बच्चों को बचाना जरूरी है, आने वाली पीढ़ी को बचाना बहुत जरूरी है, गौ माता को बचाना बहुत जरूरी है और सभी लोगों को सनातनी बनाना बहुत जरूरी है कि नहीं? है कि नहीं? है। तो इन सब के पीछे इन सब को बचा सकता है वो है सनातन बोर्ड। आप सारे मंदिर जो भारतवर्ष में है वो सारे मंदिर सरकार से मुक्त करा लीजिए, क्योंकि कोई और धार्मिक जगह सरकार के अंडर नहीं है। सिर्फ भारत के मंदिर जो सनातनी मंदिर है वही अंडर है। सरकार को चाहिए कि वो हमारे मंदिर छोड़ दे और सारे मंदिरों को एक बॉडी बनाए सनातन बोर्ड, उसमें चारों शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्यों से ऊपर कौन है, और 5 वैष्णवाचार्य और जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ संत हों उनकी बॉडी बनाकर उन्हीं से गौशाला बनवाएं, उन्हीं से मॉडर्न गुरुकुलम बनवाएं जहां राम जी के चरित्र भी पढ़ें और आज का साइंस भी, साइंस विद सनातन। और वहीं से जो हमारे गरीब बहन बेटियां हैं उनकी शादी विवाह की व्यवस्था भी करनी चाहिए। ये सब काम सनातन बोर्ड कर सकता है, तो सनातन बोर्ड का होना मेरी नज़र में तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें। साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। राजधानी रायपुर के उरला क्षेत्र में स्थित 3D फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस, फायर ब्रिगेड और SDRF की टीमें मौके पर पहुंच गईं। घटना को लेकर सरकार ने भी कड़ा रुख दिखाया और फैक्ट्री को सील कर दिया। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने फैक्ट्री संचालक को निर्देशित किया गया। बिल्कुल, उसमें उद्योग मंत्री भी यहाँ पर उपस्थित हैं और कार्रवाई हुई है। फैक्ट्री को बंद किया गया है और उनको अच्छा मुआवजा मिले सबका है और आगे फैक्ट्रियों में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होगा, इसका सरकार चिंता करेगी।
छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की क्षेत्रीय पार्टी जनता कांग्रेस अब नए कलेवर और नए तेवर के साथ मैदान में नजर आने वाली है। एक पत्रकार वार्ता में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पार्टी युवाओं को नशे से दूर रखने और बेरोजगारी से बचाने बेटा बचाओ अभियान चलाएगी। देश भर में बेटी बचाओ आंदोलन चलता है। बेटियां अब बच चुकी हैं, बहुत हद तक सुरक्षित हैं। अब बेटियों की ये जवाबदारी है कि बेटे जो आज नशाखोरी कर रहे हैं, बेरोजगारी से की चपेट में, उनको बचाने का काम अब बेटियों को, हमारी माताओं को करना है। अगर बेटा बचेगा तभी हमारा छत्तीसगढ़ बच पाएगा। इस उद्देश्य के साथ पूरे प्रदेश में अब हमारी जो पार्टी है वो बेटा बचाओ आंदोलन करेगी। इसी तरह पार्टी के बिखराव और कांग्रेस का समर्थन न मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में विलय के लिए उन्होंने निशर्त पत्र लिखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की जड़ें काफ़ी मजबूत हो चुकी हैं, उससे निपटने के लिए सभी को एक होना होगा। कांग्रेस का मैं सहारा नहीं, मैं कांग्रेस का सहारा बनना चाहता हूं। आज मुझको लगता है, और केवल मुझको नहीं, देश में जितना एक बहुत बड़ा तबका है उसको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनौती का अगर सामना करना है तो हम सबको एक होकर करना पड़ेगा। नहीं तो जो बंगाल में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, वो हमारे प्रदेश में भी वैसा हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। इसीलिए हमने ये अपनी तरफ से पेशकश करी थी कि हम निशर्त, कोई पद नहीं चाहिए था हमें, हम चाह रहे थे कि हम लोग सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है, जो आज छत्तीसगढ़ में पहली बार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, हम सब मिलकर उसको रोकें इस उद्देश्य के साथ। पर मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि जिस पार्टी का पूरी तरह से इनकमिंग कॉल बंद हो गया है, केवल आउटगोइंग चल रहा है, क्यों वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्या वो है। पर ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में एक चीज तो मैं बड़ा फ्रीली और फ्रैंकली एडमिट करना चाहता हूं कि अगर किसी को यह लगता है कि वो अकेले भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है तो उससे बड़ा मुगालते में कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2011 की सर्वे सूची के अनुसार 11 लाख आवास का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है और नए सर्वे पर भी कार्य किया जा रहा है। ये जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि कुछ नाम रिजेक्ट हुए हैं, उन्हें लेकर देश के गृह मंत्री से भी चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही छूटना नहीं चाहिए। पूरे देश में सबसे पहले राज्यों में से एक हमने 24 तारीख को ही अपने सारे ही ग्राम पंचायतों में इन सूचियों पर, जिनमें पहले सूची बनी, टेक्निकल आधार पर कुछ रिजेक्शन होते हैं, शेष सूची का वाचन करके अंतिम स्वरूप उस सूची को दे दिया गया था। उसके बाद जो विषय आए उसमें ये कहा गया कि कुछ नाम जो गांव में पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे हैं, और उसमें कुछ लोगों का पता चला कि वो बिल्कुल ही आवश्यक विषय हैं। तो उन विषयों को लेकर के मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को, चूँकि केंद्रीय गृह मंत्री जी हमेशा, अभी दिल्ली में बैठक थी और उसमें बहुत स्पष्टता से उन्होंने कहा एक भी उचित पात्र हितग्राही छूटना नहीं चाहिए। उसके लिए अगर कोई कवायद करनी हो तो ज़रूर करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये एक भी पात्र हितग्राही छूटना नहीं चाहिए, ये बहुत ही उत्साहवर्धक विषय है और इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है कि एक कोई प्रक्रिया हमको बता दी जाए, ताकि हमारे आने वाले जितने भी लोग हैं जिनका नाम ग्राम सभा में नहीं पहुंच पाया है, तो ग्राम सभाओं में पुनः हम उसका परीक्षण करवा सकें। उसके लिए मैंने पत्र उनको लिखा है। मैं सोचता हूं कि शीघ्र इसका जवाब आएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान कई बैठकें और विधायी कार्रवाइयां संपादित की जाएंगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए। उन्होंने पूरे विश्वास से कहा कि विपक्ष के ऐसे कोई सवाल नहीं होंगे जिनका सत्ता पक्ष जवाब न दे सके। विधानसभा का सत्र 13 जुलाई से 17 जुलाई तक
वर्षाकालीन सत्र आयोजित होगा। सत्र में लगभग 8 विधेयक सरकार की ओर से आने वाले हैं। अन्य जो विधायी काम है वो भी होंगे। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर और चर्चा होगी। राज्य सरकार विपक्ष के हर प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के बेहतरी और हित के लिए काम कर रहे हैं, राज्य के विकास और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, तो सरकार पूरी तरह से तैयार है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।